देखिए, पप्पू यादव के साथ में काफी जो है भेदभाव हो रहा था बिहार में। और उनके जो पप्पू यादव के जो खास आदमी है, यानी कि उनके जो समर्थक हैं, तो उन्होंने नीतीश कुमार के राज के, यानी कि नीतीश कुमार के काले कारनामों का राज खोल दिया है, जो कि मैं आपको पूरा सुनाने भी जा रहा हूँ, दिखाने भी जा रहा हूँ। यहाँ तक कि आपको ये भी मालूम है कि पप्पू यादव को पीएमसीएच में भी बेड नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो निशांत कुमार और शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के काफी चर्चा में थे। काफी उन्होंने मतलब प्रशासन की नींद उड़ा रखी थी, और वर्तमान जो सरकार है जेडीयू और बीजेपी, उसकी नींद उड़ा रखी थी। तो उसको लेकर के काफी चर्चा हुआ था और उसी में जो वर्तमान पार्टी है वो पप्पू यादव का बहुत पुराना केस खोल खोल दी। और पप्पू यादव को जब बीमार जब हुए तो उनको पीएमसी से बेड तक नहीं दिया गया। काफी उन्हें परेशान किया गया। तो अभी बता रहा हूँ कि जो पप्पू यादव के समर्थक हैं, वो नीतीश कुमार के काले कारनामों की पोल खोल रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आना उजागर हो गया। 3 दिन से 4 दिन के अंदर हमारा नेता नाम शोकॉज करने वाला था सभी का। और अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक का बयान आपने सुना है? उन्होंने बोला कि हम चुप है, चुप ही रहने दीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, ना तो कितने नेताओं बेनकाब हो जाएंगे। दीपक कुमार नाम का एक दरोगा जो विदाउट सिविल ड्रेस में आता है, कमर में पिस्टल लिए हुए 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ उस दिन हत्या की आशंका थी। बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी माता जी कह रही है कि हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से पैसे का लोभ दिया। पुलिस प्रशासन तो अलग ऑफर किया, बड़े बड़े नामचीन लोगों ने भी उनको ऑफर किया। मेडिकल के जो संजीव कुमार क्या है, उन्होंने ऑफर किया उनको कि आप केस को दबा दीजिए, केस को बंद कर दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। आज बात करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। वो लगातार जिस तरह से नीट के मुद्दे पे सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, अब उनका जिस तरह से कोर्ट में लगातार उनको डेट को आगे बढ़ा दिया जा रहा है, उनको बरी नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आईजीएमएस में गए तो उनको बेड नहीं दिया गया, पीएमसीएच में गए वहां भी बेड नहीं दिया गया। इन तमाम मुद्दों पे आलोक जी हमारे साथ है, इनसे ही देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय एमएलए एमपी हैं, और एमपी होने के बावजूद उनको आईजीएमएस में पीएमसी में बेड नहीं दिया गया। और इतना ही नहीं, जब बिहार में जो क्राइम होता है, यानी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का होता है, उसमें पप्पू यादव काफी जोर शोर से न्याय दिलाने के मांग करते हैं, तो पप्पू यादव को ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें काफी टॉर्चर किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्यों भेदभाव कर रही, सर बताएंगे इस केस को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नीट मुद्दे को लेकर जहां तक मेरी बात है कि सरकार इस पे पूरी तरीके से इस केस को दबाना चाह रही है। आज जो लड़की गायत्री के साथ जो ये घटना घटी है, उसका बस पूरे बिहार में एक ही व्यक्ति था जो आवाज उठा रहा था, वो थे हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी। और वो सदन में भी, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि सदन में भी उन्होंने गायत्री के लेके आवाज उठाई थी। जहानाबाद की हमारी जो बहन थी, उसके लेके आवाज उठाई थी। और ये मुद्दा बिहार में एक हॉट मुद्दा बन चुका था। सारे विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता जो थे, सब में खलबली मची हुई थी कि किसका किसका नाम उजागर करेंगे पप्पू यादव। इसी की हड़बड़ाहट को देखते हुए 31 साल पुराना मामला भैया, 31 साल पहले वो विधायक बने हुए थे, एमपी बने हुए हैं, 5 बार एमपी बने हुए हैं, 6 बार एमपी बने हुए हैं। 22+ की सुरक्षा है उनको, भारत सरकार दी हुई है। उस समय 2024 में सरकार अभी क्या कर रही है कि आपका मतलब बेल बॉन्ड खत्म हो चुका था, आपको आदेश निकल चुका था गिरफ्तारी का। तो 2024 में हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी चुनाव लड़ते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हैं, एमपी बनते हैं। उस समय वो पुलिस कहाँ थी? सरकार डर गई है पप्पू यादव। बिल्कुल आपको याद होगा भैया कि कोरोना काल में एक ही व्यक्ति था पूरे बिहार में। ये बात सच है कि पप्पू यादव जो जहानाबाद की बेटी थी गायत्री, उसके लिए सदन में भी आवाज उठाए, मीडिया में आवाज उठाए, हर जगह उन्होंने आवाज उठाए। और ये भी एक सच्चाई है कि कोरोना काल में पप्पू यादव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबको मदद कर रहे थे बिना डरे हुए। जब पटना में बाढ़ आया था तो उस टाइम भी पप्पू यादव ही थे सबको बचाने वाले। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम उस टाइम सुशील कुमार मोदी थे, तो सुशील कुमार मोदी को ही बचाने वाले और घर से निकालने वाले पप्पू यादव ही थे। और उनके 31 साल पुराने केस को, चूंकि यहाँ किसी बहुत बड़े आदमी के मंत्री या जो भी बड़े सत्ताधारी के बेटे को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, तो अभी इसमें आप देखेंगे कि सारा नीतीश कुमार का पोल खोला जा रहा है। गरीबों का मसीहा बन के उतरा था सड़क पे, वो था पप्पू यादव। पटना पूरा बाढ़ से डूब रहा था, उस समय कौन उतरा था सड़क पे? कौन सत्ता पक्ष था, कौन विपक्ष का नेता था? एक अकेला बंदा था पप्पू यादव, जो
कोरोना काल से लेके पटना की बाढ़ से लेके कहीं हत्या हो जाए, कहीं जमुनिया का बाढ़ की याद होगा आपको, पूरा गांव का गांव भी जो गया। डूबा हुआ था। वो पटना की तो बात कह ही रहे हैं, आपको आरा के बगल की गांव की जमुनिया का पूरा गांव का गांव डूब गया, ना वहाँ का विधायक, ना वहाँ का सांसद, ना वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, एक अकेला पप्पू यादव। जहाँ कोई आपदा होती है, जहाँ कोई घटना होती है, पप्पू यादव, सरकार पप्पू यादव से पूरी तरीके से डर चुकी है। और उसकी आवाज दबाने के लिए एक ऐसा, मतलब समझिए कि कोई तर्कविहीन काम था, इसका कोई मुद्दा नहीं। सरकार के प्रवक्ता वो कह रहे थे इन्होंने घर कब्जा कर लिया था, तो वाजिब केस है। भैया घर कब्जा कर लिया 31 साल पहले, 1995 का मैटर है। बीबी लाल, ब्रिज बिहारी लाल का वो घर था पुनाईचक मोहनपुर में। इन्होंने एज ए रेंट पे ये लिया, ठीक है। वो लोग अब रेंट पे वो ऑफिस लेता है तो आदमी आवागमन होता ही है, उसमें आवागमन हुआ तो इन्होंने लोग केस कर दिया कि आप रूम खाली कर दीजिए। एमपी साहब ने उस समय केस को डिफाइन किया, कोर्ट में गए और उसका केस चला। उसका रूम रेंट का पैसा कोर्ट में जमा होता था, आपको मैं बता दूं, ये मैं उनके अभी भी जमा होता था। कोर्ट तक 2013 में वो मामला खत्म कर दिया, 2013 में 12 में वो लोग हम लोग रूम घर छोड़ दिए और उस रूम का रेंट का पैसा घर में जमा होता था। अगर कब्जा करने की बात रहती तो वो मकान आज भी मेरे पास रहता। जब जिस वाले तो यही आरोप लगा रहे थे कि कार्यालय के नाम पे नहीं लिया गया, कार्यालय के नाम पे नहीं लिया गया था, रहने के लिए लिया गया था। उस समय हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी विधायक बन चुके थे, एमपी बन चुके थे। 91 में उन्होंने एमपी बन चुके थे, 89 में विधायक बने, 91 में एमपी बन चुके थे। तो आप क्षेत्र के लिए मान लीजिए कि कोई विधायक और कोई सांसद अगर हो जाता है तो आवास भी उसका कार्यालय हो जाता है, आवास ही उसका कार्यालय हो जाता है। शुरू से ही, आज से नहीं, 89 से ही, 90 से ही, ये जहां भी जाते हैं जनता दरबार लगा रहता है, लोगों की हुजूम रहती है। इस कारण उन्होंने केस किया। उस समय वो पुनाईचक थाना गर्दनीबाग के अंतर्गत आता था। गर्दनीबाग में 95 का केस हमको तो समझ में नहीं आता है सरकार की 95 का केस आपको याद आ गया भैया। और जो आपके सत्ता पक्ष में और विधायक और सांसद है जो एक से एक कुकर्म करके बैठे हैं, उनका कोई एक नहीं। एक अकेला पप्पू यादव जो गरीबों की आवाज बन के हमेशा उठता है, जो सरकार को मतलब हमेशा जगाने का काम करता है, हर मुजरिमों की आवाज है। उस पे आप पुराना 30 साल, अभी आपको याद होगा कि कोरोना काल में 29 साल मामला खोल दिए कि वो मामला है। तो सरकार को, जब सरकार पे कोई बड़ा एक्शन लेने की बारी आती है, जनता जब उजागर होती है, जनता जब सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हमारा नेता आता है, तब पुराने से पुराने मामले में कितने मामला खोलिएगा। कोर्ट में सुनवाई होने वाली आज कोर्ट में देखिए ना, कोर्ट की अवहेलना का एक नया अपने आप को क्या बताता था। उस दिन उस रात की घटना मैं आपको बताता हूँ, मैं चश्मदीद था, मैं वहां पे, मैं साथ में था बिल्कुल। नेताजी दिल्ली से आए, 9 बजे फ्लाइट उनकी उतरी। शनिवार के दिन, शुक्रवार के शनिवार को 11 बजे कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे। कि कोर्ट का आदेश था कि आपको प्रस्तुत होना है, कोर्ट में 11 बजे जाने वाले थे। एक रात में 11 बजे क्या हुई, सरकार को खलबली मच गई भैया कि आपने, वो भी दीपक कुमार नाम का एक दरोगा जो विदाउट सिविल ड्रेस में आता है, अपने आप को कमर में पिस्टल लिए हुए, हमारे माननीय सांसद की सुरक्षा है भैया, जान माल का खतरा है, आप कमर में पिस्टल लेके आइएगा 3-4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, डायरेक्ट बोलिएगा उठिए। उस दिन हत्या की आशंका थी, एकदम बिल्कुल हत्या की थी। अगर आपको गिरफ्तार करना था, नियम कानून से आते, वर्दी में आते, आप वो कहता है अपने आप को कि हम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उसके बारे में आप पता कीजिए। वो सरकार के संरक्षण में रहने वाला वो दरोगा है, उस पर भी आपराधिक मुकदमा एसपी सोकाउच केवल हरिया सराय थाना अध्यक्ष 13, उसमें भी उन पे केस चल रहा है। वो दीपक कुमार एकदम आते हुए अनर्गल बयान, आप माननीय सांसद से एक तरीके से बात कीजिएगा। आकर क्या धमकी दे रहे हैं? आके धमकी, हम हाँ उठिए। चलिए, हमारे नेता ने बोला अरे भैया आप कौन है? हम लोग को भी लगा कि फरियादी आया होगा भैया, उनके यहाँ लाखों हजारों फरियादी आते हैं और फरियादी आया होगा, फरियादी बात करने आया होगा, कमर में पिस्टल लगाए, सब शौक रह गए हम लोग। कहता उठिए हम गिरफ्तार करने आ रहे। भैया क्या चीज की गिरफ्तारी? नेताजी बोले कि बैठिए। नहीं बैठने नहीं आए हैं। उनका लहजा एकदम, हम लोग उनसे हॉट टॉक भी हुई, लेकिन फिर बाद में नेताजी भी अपने बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप कोई सीनियर पदाधिकारी को भेजिए। ये क्या तरीका हो गया? कल हम कोर्ट में जाएंगे, पेशी करेंगे। लेकिन जबरन फिर हमारे सिटी एसपी भी आए, भानु प्रताप जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की, समझाया, नियम का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया। तो नेताजी तो समझ चुके थे कि कोई नियम कानून को सब ताक पे रख के ये लोग मेरे साथ दुर्भावना में ऐसा कथित, जबकि 7 तारीख को उनको कोर्ट में जाना था, 8 को दिल्ली जाके 8 पे एक बहुत बड़ा जंतर मंतर पे कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन था, जिसमें हमारी जहानाबाद की उस बेटी की, उस मेरी बहन की, माँ बाप सभी का टिकट नेताजी ने खुद करवाया था अपने पैसे से। और जंतर मंतर में पूरा अरेंजमेंट वहां पे नेताजी खुद हुआ भी, जंतर मंतर कल हुआ भी, नेताजी का एब्सेंटी में हुआ। तो नेताजी का कोई काम नेताजी के एब्सेंटी में भी हो सकता है, नेताजी की बस एक आवाज चाहिए। हमारे माननीय नेता